प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के साथ करेंगे और इन पर हम आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में हम भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ेंगे और इन पर साथ साथ आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं और चिट्टी आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आशा करती हूँ पिछली वीडियो के सभी विषय आपको अच्छे से याद होंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद तो कोई बात नहीं। चिट्टी के होते घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए संक्षेप में देखते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखे हमने आसपास के पदार्थ और फिर देखी पदार्थ के कणों की विशेषताएं। साथ ही हमने जाना पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जो है ठोस, द्रव्य और गैसीय। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के विषय देखते हैं। आज का पहला विषय होगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? और फिर वाष्पीकरण। चलिए शुरू करते हैं। बर्फ के गोले तो सभी ने खाए होंगे, ठंडे ठंडे से। बहुत मजा आता है गर्मियों में इनका, लेकिन अगर समय रहते फटाफट ना खाया जाए तो पीना पड़ जाता है, क्योंकि बर्फ पिघल गई है। यानी हमारा गोला ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल गया है। मतलब कि पदार्थ अपनी अवस्था में अदला बदली कर सकता है। पर ऐसा होता क्यों है और हुआ कैसे? देखिए, हमारा बर्फ का गोला बना बर्फ से और बर्फ बनी पानी से। कैसे? पानी अगर ठंडा करते जाओ तो वो एक तापमान के बाद बर्फ बन जाता है, और जब हमारा बर्फ का गोला बाहर गर्मी में आया तो पिघलकर फिर पानी बन गया। और उसी पानी को यदि गर्म कर दिया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। यानी तापमान बढ़ाने से ही ठोस अवस्था द्रव्य में बदली और अब द्रव्य से गैसीय अवस्था में। यानी तापमान के प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप सबको पिछली वीडियो से याद होगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान के बढ़ने से ये ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे पदार्थ के कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल भी लगता था। तो हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, ये गतिज ऊर्जा कणों को और ज्यादा गतिशील करती है, और एक तापमान के बाद कणों की गति उनके आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है और वो अपना स्थान छोड़कर ज्यादा स्वतंत्रता से गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी होगी जब ठोस कण इतने गतिशील हो जाएंगे कि वो पिघलकर द्रव्य बन जाएंगे, और ये जिस तापमान पर हुआ उसे हम गलनांक कहेंगे। इसी प्रकार अगर तापमान बढ़ाते जाओ तो द्रव्य गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित हो जाती है, जहां पदार्थ के कण बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे से। इस पिघलने और उबलने और धुआं हो जाने की प्रक्रिया में एक खास चीज होती है। आप सबने ये देखा होगा, मगर ध्यान शायद ही किसी ने दिया हो। अगर आप बर्फ को एक गर्म पतीले में डाल दें तो वो तुरंत पिघल जाएगी और थोड़ी देर बाद वो पानी उबलने लग जाएगा। लेकिन ये उबाल पूरी बर्फ पिघलने के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना पानी पिघल गया उतना तो उबलने लगा और बाकी की बर्फ अभी भी पिघल रही है। और तो और, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती तब तक तापमान भी नहीं बदलता पानी का। अब चाहे आप इसे कितनी भी ऊष्मा दे दो, पतीले की बर्फ पहले पिघलेगी और उबाल उसके बाद ही आएगा। तो जितनी ऊष्मा पतीले को मिली है
वो सारी बर्फ को पिघलने में लग जाती है। इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जितनी ऊष्मा गलनांक में किसी ठोस को पूरा द्रव्य होने में लगी है, उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसी तरह पानी को भाप बनकर गैसीय अवस्था में जाने के लिए भी गुप्त ऊष्मा लगती है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सिर्फ तापमान बदलने से ही अवस्था नहीं बदल रही, और भी बहुत कुछ हो रहा है इन पदार्थ के कणों के बीच। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है किसी पदार्थ के कणों में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा किस प्रकार एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे भर दिए, और वो संभव कैसे हुआ? गैसीय पदार्थ की संपीड्यता के कारण। अब एक बात बताइए, गैस सिलेंडर तो सभी के घर में उपयोग होता होगा। उसका आकार चाहे जितना भी छोटा हो, उसे प्रयोग करके आप बहुत दिनों तक भोजन बना पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है संपीड्यता। जैसे कण एक दूसरे से दूर होकर द्रव्य से गैसीय अवस्था में आ गए, उसी प्रकार कणों को यदि पास लाया जाए तो गैसीय से द्रव्य बनाया जा सकता है। और फिर भर लीजिए गैस के सिलेंडर में। आप दाब लगाते जाइए गैसीय पदार्थ पर, कण पास आते जाएंगे, और दाब की एक सीमा के बाद वह द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। और इस प्रकार आप अधिक मात्रा में गैस का संग्रहण कर पाएंगे। यानी तापमान के साथ साथ दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऊष्मा या दाब ही नहीं है जिससे किसी पदार्थ की अवस्था बदली जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। अब सभी ने अपने घर में गीले कपड़े सूखते हुए तो देखे ही होंगे। कभी सोचा है ये गीले कपड़ों का पानी जाता कहाँ है? कपड़े की सतह पर जो पानी के कण हैं, उन पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, उन कणों में आती है गतिज ऊर्जा, और वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं। यानी कण कण करके जल वाष्प बन जाता है। और यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो कपड़े सूखने की वजह वाष्पीकरण है। अब हम कपड़े सुखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उन्हें फैलाते हैं। अब कोने गोलमोल करके रख देंगे तो भी सूख जाएंगे, लेकिन फैलाकर रखेंगे तो जल्दी सूखेंगे। यानी वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, और आप जितना सतह का क्षेत्र बढ़ाएंगे, वाष्पीकरण की दर उतनी बढ़ जाएगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन कपड़े फैलाने के लिए हम धूप भी ढूंढते हैं, क्योंकि धूप कपड़ों के तापमान को बढ़ा देती है, और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों का आकर्षण बल कमजोर होता है और जलवाष्प जल्दी बनते हैं। यानी वाष्पीकरण तापमान पर भी निर्भर करता है। मगर इन कपड़ों को सुखाने में सबसे ज्यादा दुविधा आती है बारिश के दिनों में। दरअसल होता यह है कि हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प हो सकता है। इस जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, और क्योंकि बारिश में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गीले कपड़ों से जलवाष्प हवा में जल्दी नहीं जा पाता और कपड़ों को सूखने में समय लग जाता है। लेकिन बारिश हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कपड़े सूखेंगे ही नहीं। कपड़े तो हमें तब भी सुखाने होते हैं। ऐसे समय में हम पंखे के नीचे सुखाते हैं कपड़ों को, क्योंकि तेज हवा से जलवाष्प के कण हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और जलवाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है, और नए कणों को जलवाष्प में परिवर्तित होने में दुविधा भी कम होती है। आपने सुना होगा कि गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए, मगर हम कई बार सुनते नहीं हैं। सही बात है, बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे मान लें, है ना? तो चलिए चिट्टी और मैं आपको इसका सबूत देते हैं। गर्मियों में हम कोई भी शारीरिक क्रिया करें तो हमें पसीना आने लगता है, और फिर थोड़े समय बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती है। असल में होता यह है कि हमारे शरीर की सतह पर मौजूद होते हैं पानी के कण, जो हमारे आसपास से या फिर शरीर से ही ऊष्मा लेकर जल वाष्प बन जाते हैं, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर की ऊष्मा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, और सूती कपड़ों में जल का अवशोषण करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है।
यही कारण है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब गर्मियों की बात चल ही रही है तो मेरे मन में एक और प्रश्न आया। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में एक ग्लास पे ठंडा पानी रखते हैं तो थोड़े समय के बाद उस ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें नजर आने लगती है, क्योंकि पानी की वजह से ग्लास की बाहरी सतह भी ठंडी होती है। अब हवा में जो पानी के कण सतह के सबसे पास है उनका तापमान भी गिरने लगता है, और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि तापमान कम होने पर पदार्थ गैस से द्रव्य हो जाते हैं, उसी तरह ठंडे ग्लास की सतह बिल्कुल पास वाले कण पास आकर द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्य से गैसीय या गैसीय से द्रव्य करने में बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान का बदलाव या ऊष्मा का लेन देन आवश्यक हो। रोज के वातावरण में जितनी ऊष्मा या तापमान है उसमें भी अवस्था बदली जा सकती है। तो चलिए आज के विज्ञान के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और एक बार फटाफट देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में अदला बदली कर सकता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैसीय या फिर इनकी उल्टी प्रक्रिया। इन अवस्था के बदलाव में तापमान और दाब की बहुत बड़ी भूमिका है। फिर हमने वाष्पीकरण को देखा कि द्रव्य से गैसीय में बदलाव बिना हमारी जानकारी के होता रहता है, और वाष्पीकरण में सतही क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति की अहम भूमिका होती है। इन सब के साथ गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ठंडे ग्लास में ओस बनने की वजह भी देखी। आशा करती हूँ वीडियो के जरिए आपको पाठ काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए चिट्टी और मैं आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। धन्यवाद। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। पदार्थ की अवस्था में किस कारण से परिवर्तन आता है? नमी, दबाव, तापमान, ऊपर दिए गए सभी। गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनना उचित होता है? गरम कपड़े, रेशम के कपड़े, सूती कपड़े, खादी के कपड़े। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन, क्वथनांक से अधिक तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन, क्वथनांक से बहुत अधिक तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन। ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं। वाष्पीकरण में किसकी अहम भूमिका होती है? वायु की गति, आर्द्रता, सतही क्षेत्र, ऊपर दिए गए सभी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 4। तो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ज्ञात करने की विधि से। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम तथा द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ द्वारा वेग ज्ञात करने की विधि। इसके लिए त्वरण तथा समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। वेग का मान त्वरण तथा समय ग्राफ के वक्र के तहत
कुल क्षेत्रफल के मान के बराबर होता है। मतलब हमें वेग ज्ञात करने के लिए त्वरण तथा समय के ग्राफ की जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और फिर वेग का मान ज्ञात करने के लिए ग्राफ के वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, और यही क्षेत्रफल का मान वेग के बराबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे और विस्तार से समझते हैं। चलिए हम एक क्षैतिज अक्ष लेते हैं जो कि समय का अक्ष है, जिसको t से रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जो कि त्वरण का अक्ष है, जिसे a से रिप्रेजेंट किया है। क्षैतिज अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वर्टिकल एक्सिस। अब हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब वेग ज्ञात करने के लिए इस वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल जितना है उसका मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो समय के अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, और इस तरह हम ये क्षेत्रफल को दिखा सकते हैं। और हम कह सकते हैं v मतलब वेग बराबर वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और ग्राफ द्वारा विस्थापन ज्ञात करने की विधि पढ़ते हैं। इसके लिए वेग तथा समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। विस्थापन का मान वेग तथा समय ग्राफ के वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल के मान के बराबर होता है। मतलब विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए हम वेग तथा समय ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेग तथा समय ग्राफ को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के वक्र के नीचे के कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, और क्षेत्रफल के इसी मान को हम विस्थापन कहते हैं। और इस तरह ग्राफ द्वारा विस्थापन का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं जो कि समय का अक्ष है, और इसी तरह हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचते हैं जो कि वेग का अक्ष है, और हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम इस ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं समय के अक्ष पर, और अब इस आकृति के अंदर जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन के बराबर होता है, और हम लिख सकते हैं d यानी विस्थापन बराबर वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण पे नजर डालते हैं। यह समीकरण प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण के बीच के संबंध को दर्शाती है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में इस समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र होता है v बराबर u प्लस at, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है, और इसी को हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कि है v माइनस u बराबर at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण पढ़ते हैं। मानते हैं एक कण गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग है v बराबर 30 मीटर
पर सेकंड और कुल समय है 40 सेकंड। मतलब 40 सेकंड के समय अंतराल में कण का वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वेग परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यहां पर कण में त्वरण भी होगा, क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो चलिए हम यहां पर त्वरण का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है। v बराबर u प्लस at, जहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है। तो चलिए अब हम यहां पर सभी चरों के मान रखते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। 30 मीटर पर सेकंड बराबर 10 मीटर पर सेकंड प्लस a गुणा 40 सेकंड। अब इसे हल करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, जिससे हमें मिलता है 30 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड बराबर a गुणा 40 मीटर पर सेकंड। और इसे हल करने पर मिलता है a गुणा 40 मीटर पर सेकंड बराबर 20 मीटर पर सेकंड, जिसे हल करने पर हमें मिल जाता है a बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही त्वरण का मान है। तो इस तरह प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करके हमने त्वरण का मान ज्ञात किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं, जो कि समय का अक्ष है, और साथ ही एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचते हैं, जो वेग का अक्ष है। अब यहां पर हम समय और वेग के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, जो कुछ इस तरह से है। अब द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण निकालने के लिए हम इस ग्राफ के अंदर क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, और जो कि विस्थापन होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची जाती है, जो समय के अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। अब इस आकृति के अंदर कुल क्षेत्रफल, जिसको नीले रंग से दिखाया गया है, इसका मान विस्थापन के मान के बराबर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मूल बिंदु से ग्राफ के अंतिम बिंदु तक के समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, और इसी तरह हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ग्राफ जहां से शुरू हुआ है उस पॉइंट को u तथा ग्राफ के अंतिम बिंदु को v से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर u है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। अब इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस आकृति को दो आकृतियों में बांट देते हैं, जिसमें पहली आकृति है एक आयत और दूसरी आकृति है एक त्रिभुज। कुल क्षेत्रफल का मान आयत के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। चलिए इसे गणितीय रूप में लिखते हैं, जहां हम देखते हैं a बराबर a1 प्लस a2, जहां पर कैपिटल A है कुल क्षेत्रफल, a1 है आयत का क्षेत्रफल तथा a2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा u इंटू टी और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ v माइनस यू इंटू टी, क्योंकि v माइनस यू त्रिभुज की
हाइट है। तो इसलिए यहां लिखा गया है कैपिटल A बराबर ut प्लस हाफ v माइनस u इंटू टी। अब जैसा कि पिछली समीकरण में आपने पढ़ा था कि v माइनस यू बराबर होता है at के, तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं विस्थापन यानी x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही हमारी द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम मानते हैं कि यदि कोई कण एक गति की अवस्था में है और उसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, कुल समय है t बराबर 40 सेकंड और त्वरण है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है कि कण के विस्थापन का मान क्या होगा। तो कण के विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर x है विस्थापन, u है प्रारंभिक वेग, t है समय और a है त्वरण। तो चलिए हम सभी चरों के मान रखते हैं और देखते हैं कि विस्थापन का मान हमें क्या ज्ञात होता है। तो हमें समीकरण मिलती है x बराबर 10 मीटर पर सेकंड गुणा 40 सेकंड प्लस 1/2 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा 40 सेकंड का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर मिलता है 400 मीटर प्लस 400 मीटर बराबर 800 मीटर। तो हमें मिलता है x बराबर 800 मीटर, जो कि विस्थापन का मान है। तो इस तरह द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करके हमने विस्थापन का मान ज्ञात किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले सीखा ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ज्ञात करने की विधि। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ी द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की तृतीय शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले कक्षा 9 में विज्ञान के अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ को समझा और उन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ा और इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण
YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।